थोड़ी सी हमारी डिस्कशन होती है और साथ के साथ हम थोड़ा सा स्लाइड के साथ भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं। दिस इज बेसिकली एम्स टू क्लियर योर कंसेप्ट्स अबाउट जो मेन मॉड्यूल्स होते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, उसमें थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। सो क्लिनिकल गवर्नेंस और ऑडिट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा पूरा स्केलेटन जो हेल्थ जो डिलीवरी सिस्टम होता है वो इनके ऊपर बेस करता है। तो इसमें जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लिनिकल ऑडिट से ही रिलेटेड होते हैं, बट समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडिट एंड द गवर्नेंस। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरा जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर नॉलेज, जैसे हम अमूमन करते हैं कि इसमें आपका जो इसमें इसके बारे में कंसेप्ट है क्या है, या आपके जो जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं है वो क्या है, फिर हम अपनी डिस्कशन उसके ऊपर ही बेस करें। जी, आप लोगों का क्या कंसेप्ट है अबाउट गवर्नेंस एंड ऑडिट? जी, सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस मैडम, आ रही है आवाज आपकी। जी जी, बताइए, फिर आप अपना इनपुट दें कि गवर्नेंस और ऑडिट्स, यहाँ चलने क्लिनिकल ऑडिट से चूंकि आप लोग ज्यादा फेमिलियर हैं, तो ऑडिट का क्या मतलब होता है, ऑडिट हम क्यों करते हैं, और ऑडिट का स्टेशन बेसिकली आपको क्यों दिया जाता है? ये वो चीज है जो हर क्लिनिशियन को आनी चाहिए, इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना, क्योंकि ये तो बार दफा डे टू डे चीजें चल रही होती हैं। जी Ma'am, to improve the quality of the care of patient. ठीक है, ये तो एक बहुत ब्रॉड सा एम है ना, लेकिन गवर्नेंस और ऑडिट में क्या है? बेसिकली जो स्टेशन आपको दिया जाता है, सपोज कोई भी स्टेशन, अगर आपके जहन में कोई स्टेशन हो तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आपके जहन में कोई क्वेश्चन ऑडिट से रिलेटेड या जो कोई एग्जाम में आपको आया हो, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, हम उससे स्टार्ट ले सकते हैं। मतलब आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी दफा पहले ये पूछा गया कि गवर्नेंस का क्या मतलब है और ऑडिट का क्या मतलब है, और चूंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, तो ये इसमें कंसेप्ट क्लियर करना फिर आपके बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, लेकिन गवर्नेंस में हम चीजें क्या कवर करते हैं और उसमें ऑडिट में हम क्या करते हैं? आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ये हो गया, आपके डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम हो गया, और या फर्ज किया आपकी कोई सर्विसेज हैं जो अप टू डेट नहीं है, पेशेंट ने कंप्लेन की, और या फिर सपोज आपका इन्फेक्शन रेट हाई है, आपका सिजेरियन रेट हाई है, आप किसी भी एग्जांपल को ले सकते हैं, या पेशेंट्स का जो वेटिंग टाइम है इन ओपीडी वो बहुत लंबा है, पेशेंट्स को बहुत वेट करना पड़ता है, एंड दे कम आउट विद द कंप्लेंट्स, जो कि फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके करते हैं कि ये है। और जो कम्युनिकेशन जो है आपके स्टाफ की वो पेशेंट्स के साथ ठीक नहीं है, तो ये भी कंप्लेन कर सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को। तो यू आर आस्क्ड टू बेसिकली टू कमेंट ऑन द इश्यूज ऑफ द क्लिनिकल गवर्नेंस इन दिस टॉपिक, मतलब इसमें से किसी चीज से भी रिलेटेड कोई चीज आ सकती है, या सपोज कोई एक ऐसा जो है वो बैड इंसिडेंट हो गया, किसी पेशेंट की मॉर्बिडिटी बढ़ गई या मॉर्टेलिटी हो गई, तो उससे रिलेटेड भी आपने ऑडिट कैसे करना है, इसमें क्लिनिकल गवर्नेंस इश्यूज क्या हैं, ये सब चीजें हैं जो आपको एग्जाम में उसमें पूछी जा सकती हैं, मतलब जो आपके स्टेशन पे आ सकती हैं कि इसमें क्या क्या इश्यूज होंगे जो आप एड्रेस करेंगे रिगार्डिंग क्लिनिकल गवर्नेंस, और ऑडिट आप कैसे करेंगे, तो इसमें आप इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? जी, मेरा ख्याल है आपका कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इस वजह से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जरा स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस को, और इसमें हमने इसको करना कैसे है।
तो इसमें सबसे पहले हम क्लिनिकल गवर्नेंस को लेते हैं। क्लिनिकल गवर्नेंस ओवरऑल एक जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें जो क्लिनिकल गवर्नेंस वाला है ना, वो आप इसमें स्लाइड शेयर भी कर, मतलब वो स्क्रीन शेयर होगा सर। लास्ट प्रेजेंटेशन जी, लास्ट प्रेजेंटेशन जो आपने दी है, ठीक है, वो दोनों हमने कॉपी करनी ट्रांसफर की। इसको प्रोजेक्ट करने स्लाइड हम बस स्क्रीन शेयर कर, हाँ शेयर करना। वाला बटन प्रेस करेंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, वीडियो ऑन कर दो। हाँ, वीडियो इधर करते हैं। इसमें उनके क्वेश्चंस भी आते हैं। कवर करते हैं स्लाइड पर। ओके, तो इसके साथ ये जो है ना कॉलम, ये इसके साथ कितना बड़ा यूज करना। मैम आपका माइक ऑफ है। सेट कर रहे हैं। बड़ा छोटा इसको, हाँ ठीक है, बस इसमें भी समझ आती है। और वीडियो भी मेरा बस ठीक है। हम ये वाला बटन, ये वाला तीन दफा पूछने की स्क्रीन नजर आ रही है। ये पहले जी, सबको ये स्क्रीन विजिबल है, सब ऑडियंस को? जी सर। यस मैम। ठीक है, तो चलें अब हम इसमें आते हैं आप प्रेजेंटेशन पे। हाँ, तो इसको, इस स्लाइड को हम देखते हैं। बेसिकली जो क्लिनिकल गवर्नेंस है वो हर एक बहुत जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो जैसे हमारे इधर अगर हम अपने सेटअप की बात करें, अपने पाकिस्तान की बात करें, तो इसमें भी जो आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब क्लिनिकल गवर्नेंस के तहत चल रहे होते हैं। क्लिनिकल गवर्नेंस बेसिकली एक एग्रीगेट है डिफरेंट सर्विसेज का, जिसको मिला के जो है वो एक एनवायरनमेंट ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें मैक्सिमम जो इफेक्टिव या जो मैक्सिमम हम कह सकते हैं क्वालिटी केयर है वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट्स। और किसी जगह पे भी कोई लूप होल नहीं रहता। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो एक जनरली जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द हेल्थ केयर डिलीवरी, वो ये है कि मरीज हमारे पास आए, हम उसका डायग्नोज करें और उसको ट्रीटमेंट देके घर भेज दें। बट दिस इज बेसिकली मल्टीफेसिटेड। बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको देखने की जरूरत होती है, तब ही किसी भी बड़े अदारे में, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो ऑप्टिमाइज हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इनिशियली जब ये क्लिनिकल गवर्नेंस वाली चीज शुरू हुई थी तो इसको हम 7 पिलर्स का नाम दिया गया था। ये जो स्लाइड पे आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली यूके बेस्ड सिस्टम है। तो उसमें जो मेन जो इसमें अगर आप ये देखो तो ये जो क्लिनिकल ऑडिट है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस। So there is a difference between clinical governance and clinical audit.
ऑडिट है, आप किसी चीज को रिव्यू कर रहे हो, किसी चीज का जायजा ले रहे हो। एंड governance basically is an aggregate of the different factors which aims to provide a quality care to the patient. अब उस क्वालिटी केयर की प्रोविजन में क्या क्या फैक्टर हैं, उसमें क्लिनिकल ऑडिट इज वन, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये इनको हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब आपने किसी भी स्टेशन पे आपने अगर इस पे कमेंट करना होगा तो एटलीस्ट यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट। तो इसमें ऑनगोइंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट जो स्टाफ की करनी चाहिए। क्लिनिकल इफेक्टिवनेस मींस कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं हम उनको कितना को एडहेयर कर रहे हैं, कितना को हमारा ये चल रहा है, कितना। ये क्लिनिकल इफेक्टिवनेस की बात हमने रिसर्च में भी की थी, जिसमें ये हमने ये देखा था कि जो हमने रिजल्ट निकाले अपनी रिसर्च से, उसको हम अपनी प्रैक्टिस पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस जो है। इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इंफॉर्मेशन में पेशेंट का पूरा डेटा आ जाता है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन लीफलेट जो हम उनको चीजें बताने के लिए जगह जगह हमने लीफलेट्स उनको देते हैं, या जो हमारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। फिर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट, पेयर रिव्यू, जो आपके जो बाकी कोलीग्स होते हैं उनके साथ आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। स्टाफिंग एंड स्टाफर जो है वो एक सिंगल हैंडेड तो नहीं पेशेंट को मैनेज कर रहा होता, उसके साथ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टाफ भी चाहिए होता है। कंसल्टेंट के साथ भी हम बात कर रहे हैं, तो उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसी है। एंड रिस्क मैनेजमेंट, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने रिस्क को एवेलुएट किया, रिस्क को आपने ट्रीट किया, फिर उसके बाद उसको रिकरेंस से भी बचाना है। सो ऑल दीज थिंग्स कंप्राइज द बेटर केयर ऑफ पेशेंट्स हेल्थ, जो उसकी डिलीवरी है उसको। तो ये फर्क है क्लिनिकल ऑडिट और उसमें गवर्नेंस में। अब अगर हम इसको देखें तो ये ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के साथ है, जो कमोबेश वही चीज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। तो उसमें तकरीबन वही चीजें, ऑलमोस्ट द बेसिक थिंग्स आर ऑलमोस्ट द सेम, और जिसमें जो है वो बेसिकली सेफ्टी और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस है, फिर अप्रोप्रिएटनेस है, फिर क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए, इक्विटेबल एंड इजीली असेसेबल, यानी हर मरीज को इक्वल केयर मिले और इजीली असेसेबल केयर हो, जो कि हम यहाँ पे अगर हम अपने सेटअप्स में देखें रूरल और अर्बन एरियाज में तो ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वो चीज है, सेफ्टी ऑफ केयर बेसिकली वही चीज है जो हमने पहले भी डिस्कस कर दी, एंड पार्टनरिंग विद द कंज्यूमर बहुत सारे आ जाती हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसका ये एक फ्रेमवर्क है, ये जो हमने अभी 7 पिलर्स का नाम दिया, ये बेसिकली एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बना देता है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि वो पूरा एक बेसिक स्केलेटन जिसके ऊपर हमने चीजें फिट करनी है। तो ये हर जो एक अच्छा अदारा होता है वो इन चीजों के लिए अकाउंटेबल होता है, क्योंकि इसी से क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी बेसिकली असेसमेंट और एश्योरेंस इसी से जो है वो मेंटेन रहती है। एंड इट ensures a continuous drive to improve standards of health and social care organizations. Social care organizations are equally important, जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे कम्युनिटी हेल्थ इसमें आ जाती है, इसमें बहुत सारी चाइल्ड प्रोटेक्शन की चीजें हैं, एडोलेसेंट केयर ग्रुप्स हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंटीग्रेट होती हैं विद द मेन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसमें जो हमने जो की कंपोनेंट्स थे, जो हम यूके बेस्ड सिस्टम की जो बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है ये अब वो 7 चीजें हैं जिनको थोड़ा सा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली इनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन कमेंट ऑन द clinical governance issue related with any particular problem which is stated in your station. तो इसमें पेशेंट, पब्लिक एंड केयरर इन्वॉल्वमेंट, इसका मतलब ये है कि आप वन एंडेड, आप सिर्फ जब पेशेंट का इंटरेक्शन होता है क्लिनिशियन के साथ तो क्लिनिशियन अपना डिसीजन इम्पोज नहीं कर रहा होता। डायग्नोसिस के बाद ऐसा बहुत कम होता है कि उसमें हमारे पास ऑप्शन ही एक हो,
ट्रीटमेंट की एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। वरना कोई भी जो प्रॉब्लम होता है उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, दैट ऑप्शंस नीड टू बी डिस्कस्ड विद द पेशेंट, सो दे शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग ऑफ देयर ओन इलनेस। और उन ऑप्शंस के सारों के प्रोज एंड कॉन्स हमने उन पेशेंट्स को बताने होते हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबिलिटी एंड कन्वीनियंस दे चूज वन। अब क्लिनिशियन का काम ये होता है कि अगर आपने ये चूज किया तो इसमें टाइम ड्यूरेशन या उसके साथ जो इश्यूज हैं या कॉम्प्लिकेशन है ये हो सकती हैं। सो विच वन इज द बेस्ट? समटाइम द पेशेंट लीव द डिसीजन अप टू द डॉक्टर, so then you have to choose the best one according to the patient's scenario, particular scenario। और ये हमेशा individual decisions होते हैं। आप एक डिसीजन को सारे पेशेंट्स के ऊपर 100% इम्पोज नहीं कर सकते। इसमें आप बार दफा अपने दूसरे कुलीग्स के साथ भी डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। बार दफा ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, और बार दफा आपके अपने ही कुलीग्स होते हैं जिनके साथ आप ये कर रहे होते हैं। पब्लिक एंड केयरर इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक को आपने इन्फॉर्म करना होता है। केयरर का मतलब ये है कि पेशेंट को आप घर भेज देते हैं। सपोज एक पेशेंट है जिसको आपने किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप फॉर लॉन्ग तो एडमिट नहीं उनको रखते, बट इफ द पेशेंट इज एबल टू बी डिस्चार्ज या क्लिनिकल उसकी कंडीशन ऐसी है कि इक्वल केयर कैन बी टेकन एट होम, तो उसका जो केयर टेकर है कम से कम उसको भी उस डिसीजन में आप जरूर इन्वॉल्व करें। यानी जो होम केयर के लिए जो पर्सन अवेलेबल है उसको भी आपने ब्रीफ करना है। ओनली देन द ऑप्टिमम केयर एट होम कैन बी एंश्योर्ड। इसलिए हस्बैंड या जैसे हमारे सेटअप्स में हैं जो इन लॉज या हस्बैंड्स या बच्चे, तो ये उनमें से जो भी आप समझें, आप सारी फैमिली को नहीं कर रहे होते, यू हैव टू चूज अ सिंगल पर्सन, और आप उनको सारा ब्रीफ करते हैं कि इनकी ये चीजें यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अब स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ये किसी भी इदारे की या हॉस्पिटल की ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि हाउ मच दे आर एबल टू cater the patients या which type of the patients they can look after। तो ये उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी कहलाती है कि वो किन किन चीजों के, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो सिर्फ मैटरनिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास बाकी चीजें नहीं होती हैं। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, तो उसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और भी एक्सटेंसिव हो जाती है। बट एवरी डिपार्टमेंट नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को, उस स्पेशलिटी से रिलेटेड आपके पास पूरा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल के और अगर फर्ज किया उसमें आप उसको ऑप्टिमम केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो ये बैड गवर्नेंस की निशानी होती है। सो इसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या उस इदारे की कैपेबिलिटी है, ये बहुत जरूरी होती है। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि इमीडिएट केयर जो आप उस पेशेंट को दे रहे हो, एंड पेशेंट सेंटर्ड सर्विसेज। पेशेंट सेंटर्ड सर्विसेज का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से आपने करना है। इट शुड नॉट बी द फिजिशियन सेंटर्ड सर्विसेज, इट शुड बी पेशेंट सेंटर्ड सर्विसेज। फिर कम्युनिकेशन, गवर्नेंस, बेसिकली ये सब चीजें हैं जो उस कैपेसिटी बिल्डिंग में आती हैं। ह्यूमन रिसोर्स भी इसमें आ जाता है। और ये जो दूसरी चीज है कि कल्चरल बिहेवियर एस्पेक्ट्स। कल्चरल एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि जैसे आप अगर किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सपोज पंजाब का कोई डॉक्टर जो है वो जाके पेशावर में काम करे, उसके पास बहुत ज्यादा पेशेंट जो होंगे वो पश्तो स्पीकिंग आएंगे। पश्तो स्पीकिंग जो पेशेंट्स हैं, अब एक पंजाब का डॉक्टर या जो पश्तो नहीं अंडरस्टैंड करता वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो कल्चरल मॉडिफिकेशन या कल्चरल एडजस्टमेंट्स जरूरी है। इवन आप ये कल्चरल एस्पेक्ट्स पेशेंट के मैनेजमेंट में भी लेके आते हो। जैसे बीटीएल कुछ लोग नहीं, ये कॉन्ट्रासेप्शन में ये बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि कुछ लोगों के नजदीक बीटीएल जो है वो प्रोहिबिटेड होता है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर या जो उसके उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स या व्हाटएवर, उसमें बहुत सारी चीजें वो नहीं होती। सो वी हैव टू इन्वॉल्व द समटाइम्स हमें उसमें पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। वी हैव टू गेट देयर एस्पेक्ट्स ताकि हम अपने उस डिसीजंस को या अपनी उन सर्विसेज को रीइंफोर्स कर सकें
या हम उनको यूं समझे कि उनकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी जो हेल्थ सर्विसेज है उनकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए फिर हम वो चीजें भी कर रहे होते हैं। बिहेवियर एस्पेक्ट्स, अगर फर्ज किया एक आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे फीमेल पेशेंट जो हैं दे डोंट वांट टू बी सीन बाय द मेल डॉक्टर्स, कोई भी उसमें हो, गायनी में तो जरा थोड़ी सी दूर की बात है, लेकिन मेडिसिन और सर्जरी में भी दे वांट अ फीमेल डॉक्टर टू विजिट देम। और अगर उनको मेल ही डॉक्टर बैठ के देख रहा होगा तो मे बी वहां पे कुछ बैरियर्स आ जाए, मे बी वहां पे पेशेंट हेजिटेट करे आने से, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये बहुत स्ट्रिक्ट वो कुछ चीजें की चल रही होती हैं। तो ये वाली चीजें हैं। और ये सिर्फ आपके एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं होता, ये पूरे डिपार्टमेंट के लेवल पे भी होता है। तो यानी डिपार्टमेंट वाइज भी और पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी। फिर है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कहाँ नहीं होते, हर हेल्थ केयर सिस्टम में रिस्क होते हैं, बैड इंसिडेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली, और हम उनसे लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन लर्न तब ही कर सकते हैं जब हम उन रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उनको ट्रीट करें, उसकी असेसमेंट करें, उसकी एवेलुएट करें, उसको एवेलुएट करें कि रिस्क हुआ क्यों, ये वाला बैड इंसिडेंट, एडवर्स इंसिडेंट जो है वो क्यों हुआ, तो उसके बाद हमने दोबारा उसको होने से बचाना होता है। तो लर्निंग का प्रोसेस सिर्फ तभी कंप्लीट होता है। इसीलिए हर अच्छे अदारे में, हर अच्छे हॉस्पिटल में इंसिडेंट रिपोर्टिंग एक एसेंशियल चीज होती है। कहीं पे भी कोई बैड इंसिडेंट हुआ, इमीडिएटली दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू अ सर्टेन कंसर्न पर्सनल, और इंसिडेंट रिपोर्टिंग के बाद जो है वो फिर उसका एनालिसिस होता है, उसका रिव्यू होता है, और यही वो चीज है जहाँ पे ऑडिट आ जाता है। सो यू कैन सी रिस्क मैनेजमेंट का लफ्ज से तो यही लगता है कि आपने रिस्क को मैनेज किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको, लेकिन जहाँ पे एवेल्युएशन रिव्यू की बात है वहां पे ऑडिट वाली चीज आ जाए। तो इसमें सिंपल सी एक चीज, हम इसको अगर सिंपल एग्जांपल ले लें कि इन्फेक्शन कंट्रोल है, इन्फेक्शन आपके डिपार्टमेंट में फर्ज किया बहुत ज्यादा हो रहा है कि हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो है वो वुंड सेप्सिस के साथ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज टेकन एज अ बैड प्रैक्टिस on the part, not only on the part of department but also on behalf of hospital as well. हॉस्पिटल में भी फिर ये एक बैड नेम क्रिएट होता है कि यहाँ पे वुंड इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। सो यू हैव टू डिग इनटू दैट, इनटू द कॉजेस दैट व्हाई दिस इज अकरिंग। अब एक मल्टीफैक्टोरियल एनालिसिस होगा, आप उसको डिफरेंट लेवल्स पे उसको आप देखोगे कि ये क्या है, उसको स्टेज 0 से लेके आपने उसको एनालिसिस करना होता है। तो फिर उसके बाद जब आपको कॉज पता चल जाती है, फिर आप उसकी प्रिवेंशन की तरफ जाते हो, आप उसमें नए SOPs डाल देते हो ताकि ये मजीद ना हो। तो ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज आ जाएगी। स्टाफ मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, उसके बगैर तो कोई हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। तो जहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस की बात है, वहां पे रिक्रूटमेंट सबसे पहले आती है कि आपने स्टाफ को रिक्रूट किया। स्टाफ में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं आते, उसमें सारे पैरामेडिकल नॉन क्लिनिकल स्टाफ भी आ जाता है। इवन आपके जो स्वीपर्स तक हैं, या जो आपके टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, या जो आपके रिसेप्शनिस्ट हैं, ये सब आपके स्टाफ में आ जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट शुड बी प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड, यानी इसमें मेरिट को आपने बाईपास नहीं करना होता। ओनली देन यू कैन एंश्योर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो जहाँ पे ये मेरिट, और मेरिट को आप कैसे डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया या अकॉर्डिंग टू योर ओन जो आपका एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसको हम मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि जो आपके अपने अदारे का जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, आपने उससे मैचिंग कैंडिडेट्स लेने होते हैं, मैचिंग स्टाफ लेना होता है। फिर रिटेंशन, किसी भी जगह का स्टाफ अगर बहुत जल्दी छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबली द एनवायरनमेंट इज नॉट दैट कंड्यूसिव फॉर ऑल दोज स्टाफ। तो इसमें बहुत सारे जो है वो वर्किंग आवर्स वाली चीज आ जाती है, उनकी वर्किंग फैसिलिटीज, एनवायरनमेंट कैसा है, कोई अब्यूसिव एनवायरनमेंट तो नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें डेफिनेटली फाइनेंशियल जो होती हैं चीजें, कंसर्न्स वो भी आ जाते हैं। फिर वर्क फोर्स प्लानिंग, कहाँ किसको कितनी किस जगह पे क्या वो चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो वाली चीजें सारी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप उनका फीडबैक या असेसमेंट, रीअसेसमेंट कर रहे होते हैं। और अप्रेजल वाली बात तो हमने बहुत डिटेल में एक में उसमें कर ली। तो ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स से भी रिलेटेड है। और ह्यूमन रिसोर्स में ये भी एक चीज है
कि ऐसा तो नहीं है कि आपके अदारे में अगर कोई बैड इंसिडेंट हुआ या कोई बैड सर्विसेज हैं, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल की हम बात कर रहे थे कि इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसकी क्या वजह ये तो नहीं कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कम है, आपके पास लोग ही कम है काम करने के लिए, तो जो एक रिक्वायर्ड वर्क है अकॉर्डिंग टू दैट डिपार्टमेंट वो आपका पूरा नहीं हो पाता, इसी वजह से चीजें मिस हो जाती हैं। तो स्टाफ मैनेजमेंट में ये चीज आ जाती है। फिर एजुकेशन ट्रेनिंग की हमने पहले बात की, एंड कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दिस इज बेसिकली ऑफ कोर इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। कि इसकी बहुत एक अच्छी एग्जांपल जो है वो हम शोल्डर डिस्ट्रोशिया में ले सकते हैं, या कोई भी जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या मैटरनल शॉक की मैनेजमेंट है, जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल हैंडेड आप नहीं कर सकते, उसमें हमेशा आपको टीम वर्क चाहिए होता है। तो जब टीम वर्क चाहिए होता है तो टीम में सिर्फ आपकी अपनी ही डेवलपमेंट नहीं होती, आप एक टीम को ट्रेन कर रहे होते हैं। यानी अगर हम शोल्डर डिस्ट्रोशिया की ही बात कर लें तो शोल्डर डिस्ट्रोशिया में आपको एब्डोमेन के लेवल पे भी एक काम करने वाला बंदा चाहिए, आपको पीडियाट्रिशियन भी चाहिए, आपको जो है वो टाइम मैनेजर्स भी चाहिए जो आपको बताए कि हर 30 सेकंड के बाद नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो लेकिन ये सारे बंदे ये वो होंगे जो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, और ये वो सारे लोग हैं जिनको ऑन गोइंग ट्रेनिंग की जरूरत है, हैंड्स ऑन स्किल की जरूरत है, क्योंकि 1 महीने बाद जो है वो उनको भूल जाएगा कि हमने शोल्डर डिस्ट्रोशिया कैसे मैनेज करना था, मैं रॉबर्ट्स मैन्यूवर कैसे बनाना था। तो ये टीम वर्क का बहुत ज्यादा ताल्लुक इसमें एजुकेशन ट्रेनिंग और इंडिविजुअल ट्रेनिंग की भी चीज होती है कि आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है विद द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, या जो अपडेटेड नॉलेज जो टाइम टू टाइम चेंजिंग फील्ड है, मेडिसिन बहुत चेंजिंग फील्ड है, इसमें डिफरेंट ड्रग्स आ रही होती हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स आ रहे होते हैं, और इसमें जो है वो बेसिक एनाटमी अमूमन नहीं चेंज हो रही होती है, फिजियोलॉजी में भी बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन क्लिनिकल जो फील्ड्स होती हैं उनमें दिस इज़ एन एवर चेंजिंग फील्ड। तो उस एवर चेंजिंग फील्ड में जब तक आप नई चीज़ों के साथ आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, आप पेशेंट को उसका फ़ायदा नहीं डिलीवर कर सकते। तो इसलिए जो है वो इसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि पेशेंट्स को हम लेटेस्ट चीज़ों का फ़ायदा पहुँचाएँ, जो उनकी मैनेजमेंट में लेटेस्ट चीज़ें निकली हैं वो। और फिर उसके बाद जो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा प्रोटेक्शन तो एक चीज़ है जो कि अपने पेशेंट का डेटा बेसिकली प्रोटेक्ट करना होता है, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है। ये किसी हद तक इंफॉर्मेशन वाले सेगमेंट में भी आ जाता है। तो क्लिनिकल इफेक्टिवनेस तो मेरा ख्याल है अब तक वेल अंडरस्टूड है कि क्लिनिकल इफेक्टिवनेस मीन द क्लिनिकल यूज ऑफ गाइडलाइन, और गाइडलाइंस बनती हैं रिसर्च के बाद, रिसर्च के बाद गाइडलाइन बनी, गाइडलाइन के बाद उसकी क्लिनिकल इफेक्टिवनेस है, यानी आपने आप एक्चुअल क्या कर रहे हैं, तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहलाती है। और उसके बाद जो है वो रिसर्च ऑडिट ये सब चीजें साथ के साथ चल रही होती है। फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में हम जो पेशेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और ये आपने देखा होगा कि हर अच्छे अदारे में बाज़ दफ़ा ये डिस्प्ले हुई होती हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई होती है, और उसमें पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं। बाज़ दफ़ा आपके जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन है वो डिस्प्ले हुए होते हैं इन द इम्पोर्टेंट एरियाज, और इसी तरह से पेशेंट को हम इंफॉर्मेशन लीफलेट भी देते हैं। बाज़ दफ़ा हम इनको अपने ओपीडी जब सर्विसेज दे रहे होते हैं तो वहाँ भी पेशेंट को लीफलेट दे रहे होते हैं, जैसे उनकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, या जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स है उनको कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड है, उनके प्रेगनेंसी के दौरान में उनकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्या चीजें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होते हैं जिसके लिए उनको फौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन लीफलेट्स है। तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उनकी डिससेमिनेशन, बेसिकली उनका प्रॉपर डिस्प्ले और उनकी प्रॉपर डिससेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कभी देखें तो उसमें बाज़ जगहों पे वेटिंग एरियाज में जो टीवी लगा होता है उस पे कुछ और चीजें नहीं चल रही होती, उनमें पेशेंट इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले हो रही होती है। फिर कम्युनिकेशन एक बहुत कोर स्किल है। कम्युनिकेशन आप टाइम टू टाइम आपसे आपकी टेस्ट की जाती है इवन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, और कम्युनिकेशन जो है वो पेशेंट की एंट्री से लेके उसके एग्जिट तक कम्युनिकेशन चलती है, और इसमें ये जो है पेशेंट का ताल्लुक या उसका राब्ता या उसका कनेक्शन उसका सिर्फ अपने क्लिनिशियन के साथ ही नहीं होता,
एडमिटेड पेशेंट जो है वो उसकी कम्युनिकेशन हर लेवल पे हो रही होती है, हर बंदे के साथ हो रही होती है। सो एवरीवन शुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट। कम्युनिकेशन आपने पेशेंट के साथ भी करनी है, कम्युनिकेशन आपने जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी करनी है। एक्सटर्नल पार्टनर्स वो होते हैं जो आपको बाज़ दफ़ा स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, या जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, या जैसे बाज़ ऐसे अदारे जो कि स्क्रीनिंग से रिलेटेड हैं, या ओवरऑल जो हेल्थ डिसमिनेशन से रिलेटेड हैं, वो भी चीजें हो सकती हैं। इंटरनल तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फिर बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। सो कम्युनिकेशन हैज दैट वाइड स्कोप। वो सिर्फ पेशेंट से रिलेटेड या उनके अटेंडेंट से ही रिलेटेड नहीं होती, अगरचे वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। लेकिन जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आता है, डेफिनेटली आप इसको कन्वे करते हो टू द बोर्ड एंड जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं आपके डायरेक्टर्स होते हैं, आप उनके साथ उनके कन्वे करते हैं, सो दैट अ टाइमली इंफॉर्मेशन एट प्रॉपर टाइम हैज बीन कन्वेड, ताकि उस पर टाइमली एक्शन हो जाए। अब लीडरशिप की बात से आपको ये लगा होगा कि डॉक्टर्स हाउ दे कैन बी लीडर, बट एवरी डॉक्टर इज अ लीडर इन हिज और हर ओन प्लेस। और क्योंकि आपने जो है वो डॉक्टर सिर्फ जो आप जब किसी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हो विद डिफरेंट टीम्स, तो देन यू हैव टू शो योर लीडरशिप स्किल्स एज वेल, क्योंकि आपने डिसीजंस करने होते हैं। खास तौर पे अगर जो सपोज हम इसमें ये ले लेते हैं कि लेबर रूम के अंदर एक सीनियर पर्सन है, sometimes they have to take immediate decisions not only related with the patient's management but also on the staff management, या उसमें कोई अगर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं। सो दिस इज जस्ट अ माइनर एग्जांपल ऑफ दैट कि जो आप इंट्रा डिपार्टमेंटल डिसीजन लेते हो, या फिर आपने अपने पैरामेडिक्स को किसी तरीके से मैनेज करना है या उनसे काम लेना है, दैट ऑल इज लीडरशिप स्किल्स। फिर आपने इसको जो एग्जेक्टिव बोर्ड्स होते हैं, जो क्लिनिकल डायरेक्टर्स होते हैं, दे ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ लीडर्स, क्लिनिकल लीडर्स। और ये सारे के सारे इसमें नॉन क्लिनिशियन स्टाफ में भी लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। जैसे आपकी नर्सिंग मेट्रन होती है, उसमें सारी नर्सिस को मैनेज करना होता है, एंड सिमिलरली फॉर द अदर नॉन मेडिकल स्टाफ। टीम वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम के बगैर आप अकेले कुछ भी नहीं। और टीम वर्किंग में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने डिफरेंट डॉक्टर्स या डिफरेंट, और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं आते, इसमें डॉक्टर्स के अलावा सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं इसमें, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल स्टाफ्स और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल भी, ये सारे आपकी टीम का हिस्सा हैं। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कोप ना करे, कोऑपरेट ना करे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है काम करना, आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप एक क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें उनको। एंड टीम वर्क ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स, यानी आपको मेडिसिन वालों से, सर्जरी वालों से जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है एट टाइम्स, एंड दिस इज वेरी एसेंशियल एट टाइम्स, उसके बगैर आप चल भी नहीं सकते आगे। तो ये सारी टीम वर्किंग कहलाती है। और टीम वर्क, टीम के साथ काम करने की स्किल एक बहुत अच्छी स्किल समझी जाती है, यानी वहां पे बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग इज अनदर स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द क्लिनिशियंस, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आपने उसको रिजॉल्व कैसे करना है, और वो उसमें अमूमन विन विन सिचुएशन वाली टेक्निक ज्यादा बेहतर रहती है। अब अगर क्लिनिकल गवर्नेंस इश्यू, सपोज जो एक बेसिक, जो एक रफ सा एक जो मैंने इसमें स्केच आपको दिया, कि अगर कभी कोई ऐसा आपके पास स्टेशन आ जाता है जिसमें कोई है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन है, या किसी पेशेंट ने आके शिकायत कर दी, या किसी पेशेंट का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें आप ये देखें कि इश्यूज आर विद द पेशेंट, विद द इंडिविजुअल स्टाफ जो आपके इर्द गिर्द सारे काम कर रहे हैं, जिसमें थिएटर स्टाफ है, क्लिनिकल स्टाफ है, नॉन क्लिनिकल स्टाफ है, इवन आपकी जो स्वीपर्स हैं वो कितना सफाई मेंटेन रखती हैं, आपको हर एंगल से रिव्यू करना पड़ेगा, कहीं कम्युनिकेशन एरर तो नहीं हुआ, आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने को कहीं, लेकिन पेशेंट उसको एडहेयर नहीं कर रहे, लैक ऑफ टीम वर्क है कि सारे मिलजुल के काम नहीं करते, या उनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपस में राब्ता नहीं है उनका, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ के हमारा स्टाफ अपडेटेड नहीं है, या उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर हुई, सो दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द इन्फेक्शंस, या उसको उसकी जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, ये सारी चीजें भी उसमें आ जाएंगी, वर्किंग कंडीशंस। सो दिस ऑल विल बी द इश्यूज और रिलेटेड विद द क्लिनिकल गवर्नेंस, अगर कोई भी ऐसा उसमें प्रॉब्लम आ जाता है।
Now coming to the clinical audit, which is just one of the 7 components of clinical governance. तो ये एक मेजर जो है वो एक उसका वो है मेजर पार्ट है उसका, मेजर डिफरेंस है बेसिकली. So it's a way to find out if healthcare is being provided in line with the standard. ये एक मेन गोल होता है. और इसमें आप कैसे फाइंड आउट करते हो? बाय एनालिसिस. इसको हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस. उसमें वही अगर हम एग्जांपल लें कि इन्फेक्शन रेट क्यों ज्यादा है आपके वार्ड में, तो उसमें हम ये देखेंगे, उसको शुरू से ही देखेंगे कि जब हमारे पास पेशेंट एंटर होता है, प्री ऑपरेशन होती है, कौन कौन उसको मैनेज कर रहा होता है, पेशेंट की जो बेसिकली जो हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में डिफरेंट जो चीजें हमने अपने SOPs अगर लगाए, अगर नहीं लगाए हुए तो दैट नीड्स टू बी डिस्प्लेड. तो हमने जो हमारे जो डिपार्टमेंटल SOPs हैं उनको कितना को फॉलो किया जा रहा है एट द लेवल ऑफ स्टाफ, एट द लेवल ऑफ डॉक्टर्स, एट द लेवल ऑफ अदर नॉन क्लिनिकल स्टाफ या पैरामेडिकल्स जो हैं. फिर उसके बाद आपने पेशेंट की प्रेपरेशन कैसे की, उसके बाद फिर आपका जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से फिर आपने पेशेंट को जब शिफ्ट किया, आपने एंटीबायोटिक्स को कितने टाइम पे दी, जब पेशेंट शिफ्ट हुआ, पेशेंट की शिफ्टिंग, थिएटर की स्टेरिलाइजेशन, इक्विपमेंट की स्टेरिलाइजेशन, वहाँ की सारी जो चीजें हैं, एनेस्थीसिया, ये सब चीजें हैं. वहाँ पेशेंट के टेबल के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं आपका जूनियर स्टाफ कैथेटराइज कर रहा है या जूनियर स्टाफ ड्रिप कर रहा है जिनको पता ही नहीं है. सो दैट मे बी अ रीजन फॉर दैट थिंग. या आप स्क्रब अप सही नहीं हो रहे तो क्या वो बचा है, या फिर आपने उसको इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज ऑब्जर्व नहीं की ड्यूरिंग द सर्जरी प्रोसीजर, या फिर सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव आपकी एंटीबायोटिक्स में या उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसमें कोई प्रॉब्लम है. ये सारी चीजें, और इसमें एनवायरमेंटल क्लीनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है. तो आखिर में हम पहुंचते हैं एक नतीजे पे कि हाँ ये हमने इसको देखा तो उसमें ये वजह निकली. तो ये वजह जो निकली है इसमें अब हमें इसको करेक्ट करने की जरूरत है. तो ये जो करेक्ट करना है ये किस तरीके से हो सकता है, दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ क्लिनिकल ऑडिट. तो इसलिए इसका मेन मकसद ये होता है फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट. ठीक है, क्वालिटी ऑफ केयर को मेंटेन करने के लिए. अब कभी कभी ये सवाल उठता है, ये जस्ट बाय द वे स्लाइड मैंने इसलिए डाल ली कि इसमें कभी कभी आपके जहन में ये चीज हो सकती है कि ऑडिट, रिसर्च और एवेल्युएशन, खास तौर पे जो रिसर्च का तो चलो समझ में आ जाती है कि आप एक नई चीज रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो जो पहले से है लेकिन आप उसको नए एंगल से देख रहे हो. लेकिन ज्यादा मेन जो कंफ्यूजन होती है वो ऑडिट और एवेल्युएशन में होती है. ऑडिट बेसिकली आपने उस चीज का जायजा लिया, रिव्यू किया, उसने सारा आपने उसको देखा और उसमें किसी नतीजे पे पहुंचे कि ये वजह है. अब एवेल्युएशन जो होती है वो इससे थोड़ी सी जरा ब्रॉड आप समझ लें कि वो हो जाती है. और इसमें जो है वो आपने कभी देखा होगा, बाज़ दफा क्वेश्चंस में भी ये लिखा होता है कि हाउ यू विल एवेल्युएट दिस पेशेंट. एवेल्युएट का मतलब ये है कि हिस्ट्री से लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन तक आपने ये देखना है इस मरीज का मसला क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है. तो ये समझने तकरीबन उससे मिलती जुलती चीज है. एवेल्युएशन के बाद फिर आप उसमें फिर आता है कि आपने अब इसको ट्रीट कैसे करना है. प्रॉब्लम को आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट उस पर कर दी. तो क्लिनिकल इंसिडेंट्स में ऑडिट का लफ्ज ज्यादा बोला जाता है जहाँ पे हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं. तो एवेल्युएशन ऑफ अ सिस्टम, हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं अपने सिस्टम की. तो एवेल्युएशन ऑफ सिस्टम इज बेसिकली जरा थोड़ी सी ब्रॉड बेस्ड हो जाती है. तो ऑडिट में रिसर्च ने क्या साबित किया, गाइडलाइंस जो वो साबित शुदा हैं उसको हम प्रैक्टिस में हमने कैसे चलानी है वो गाइडलाइंस हैं. और फिर ऑडिट ये साबित करेगा कि क्या हमने उन गाइडलाइन को अडॉप्ट किया या ना किया. तो यही चीज है जो हमारे ऑडिट साइकिल में होती है कि गाइडलाइन है व्हाट शुड बी द हैपनिंग, ये है व्हाट शुड बी हैपनिंग इज अ गाइडलाइन जो हमने रिसर्च के बाद बनाई. फिर व्हाट इज हैपनिंग ये वो है जो इंसिडेंट हमारा हुआ या जो क्वालिटी ऑफ केयर थी ये हमारी कॉम्प्रोमाइज होगी कि क्या हो रहा है. फिर उसके बाद उस होने के बाद जब हमने उसको देखा तो व्हाट चेंजेस आर नीडेड, हम इसमें क्या चेंजेस करें ताकि वो जो प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में या वो जो प्रॉब्लम है जो पेशेंट, हमारे पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होते. तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि देखो अल्टीमेट आप किस चीज से असेस करते हो, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन लेवल से.
और उसका बैड आउटकम ना हो, क्लिनिकली भी वो सेटिस्फाई रहें और वैसे भी सेटिस्फाई रहें। यही वजह है कि हर अच्छे अदारे में एक पेशेंट्स का फीडबैक सिस्टम जरूर मेंटेन किया जाता है। तो वो जो फीडबैक सिस्टम है उससे आपको हेल्प मिलती है अपनी नई चीजें डिवाइस करने में या अपने सिस्टम को करेक्ट करने में हेल्प मिलती है। तो ये वो चीजें होंगी जो आपने अपने ऑडिट से खुद भी साबित की और पेशेंट ने भी आपको फीडबैक दिया। सो पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट चेंजेस आर नीडेड। अब उस चेंजेस नीडेड के बाद यानी आपने कुछ चेंजेस हैं जो इम्प्लीमेंट कर दी कि अब ये जो है ये चूंकि पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक्स नहीं मिल रहे थे तो इन्फेक्शन रेट इसलिए ज्यादा हो गया, या हमने हमारा जो हमारा है स्टेरिलाइजेशन सिस्टम है इंस्ट्रूमेंट्स का वो सही टेम्परेचर पे सही ड्यूरेशन के लिए नहीं किया, तो अब हम उसको करेक्ट करेंगे। तो ऑडिट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जो चेंजेस आपने डाली हैं फिर आपने ये देखना है उन चेंजेस के बाद नतीजा क्या निकला। तो ये इसीलिए एरो वापस इसलिए जा रहा है कि फिर आपने री ऑडिट करना है, आपने दोबारा से ऑडिट किया और फिर आपने कुछ अरसे के बाद में भी आफ्टर 3 months में भी आफ्टर 6 months डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रॉब्लम फिर आपने ये किया कि ये दोबारा तो नहीं हुआ। अब ये चीज होता है जो क्लिनिकल ऑडिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, क्लिनिकल ऑडिट ऑफ अ सिस्टम एरर। लेकिन जब आप एक सिंगल इंसिडेंट पे बात करते हैं, जैसे किसी पेशेंट की डेथ हो गई, तो भी उसमें बाद दफा री ऑडिट होता है कि दोबारा से तो आपने ऐसे नहीं किया, बट दिस इज मोर एप्लीकेबल विद द सिस्टम एरर ऑडिट्स। या जो पेशेंट के ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि हम यहाँ की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, या हमारे साथ जो है वो र्यूड बिहेवियर रखा जाता है, या फिर इन्फेक्शन हर मरीज का हर दूसरे तीसरे मरीज का इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमने फिर ऑडिट दोबारा से री ऑडिट करना है। उसके बाद ही हम ये सोचेंगे कि ये जो चेंजेस जो हमने 3 महीने पहले की थी क्या उनका कोई नतीजा निकला या ना निकला। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में प्रॉब्लम, ये आपका वो प्रॉब्लम है जो आपको स्टेशन पे आपको दिया गया, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आपका क्राइटेरिया स्टैंडर्ड क्या है, आपकी गाइडलाइन आपको क्या कहती है। इसी वजह से गवर्नेंस के स्टेशन पे और ऑडिट के स्टेशन पे यू मस्ट नो द गाइडलाइन रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे पेशेंट को अगर फर्ज किया ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन की क्या गाइडलाइन है, उसमें हम है या नहीं है, या जैसे बाज दफा ये है कि पेशेंट आपके पास आके कहते हैं कि बस हमारा सेक्शन कर दें, चाहे कोई रीजन है या नहीं है, ये है सेक्शन और सिजेरियन ऑन डिमांड, उसमें गाइडलाइन आपकी क्या कहती है। तो वो वाला हमारा एक सेट क्राइटेरिया है, यानी ये वो स्टैंडर्ड है जिससे हमने कंपेयर करना है अपनी इन सर्विसेज को। तो ये वो स्टैंडर्ड है। अब हम ये देखेंगे कि जो हुआ है वो क्या हो रहा है, यानी जो एक्चुअल हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो ये हम बाज दफा अगर पेशेंट कैसे वही हम इन्फेक्शन वाली बात ले लेते हैं कि फिर हम पिछला कुछ अरसे के पेपर्स रिव्यू करेंगे कि अच्छा कितने पेशेंट हैं जो इन्फेक्शन के साथ आए, तो वो पेपर रिव्यू। यही वजह है कि डेटा कलेक्शन है या जो डेटा प्रोटेक्शन है या जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो उसकी बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस होती है। उस डेटा की बेस पे, क्योंकि ये पेशेंट का बेसिकली सारी ब्रीफ हिस्ट्री है, तो आपके सामने वो हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप उसमें चीजें मिस नहीं करते। पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है अगर आपका डेटा प्रॉपर मेंटेन हो, ईच इफ एंड बिट शुड बी मेंशन्ड इन दैट डेटा। और इसीलिए कंप्यूटराइज डेटा इसीलिए रखा जाता है कि आप एमआर नंबर डालते हो, आपके सामने पूरा डेटा आ जाता है, यू नो द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड इन विद द कंपैरिजन ऑफ दैट प्रीवियस हिस्ट्री, या आपने जो उसका डेटा उसका पिछली हिस्ट्री जो रिव्यू की है उससे आपको प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज करने में और प्रेजेंट डायग्नोसिस करने में, प्रेजेंट ट्रीटमेंट एडवाइस करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसीलिए डेटा कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी के बेस पे बाद दफा आप अपनी रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस को बेस करते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्चेस को भी बेस करते हैं। अब कंपेयर, अब हमने ये अपनी परफॉर्मेंस देख ली और हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड क्या था, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है क्या वो इन लाइन विद स्टैंडर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहाँ पे डिफर करती है, वो डिफरेंस हमने दूर करना है। और वो जो डिफरेंस दूर करने वाले स्टेप्स होंगे वो होंगे चेंजेस। तो हमने इम्प्लीमेंट द चेंजेस, ये वही जो बात हमने अभी की है
कि what should happen, यानी what is happening, what should happen और what is happening, और उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है। और इन चेंजेस के बाद फिर हम इसका री ऑडिट करेंगे कि अभी भी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब इसमें दो चीजों का आपको ऑडिट आ सकता है, एक तो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। अब इसमें जो दो तरह के ये जो ऑडिट्स होते हैं कि आपने ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को देखा, जैसे हम इन्फेक्शन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं शुरू से, या फिर ये कि कोई एक पेशेंट का प्रॉब्लम हो गया, किसी एक पेशेंट ने प्रॉब्लम उसको हुआ और उसने रिपोर्ट कर दिया। इसमें बड़ी वाइड एग्जांपल है, कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई, यूरेटर इंजर हो गया, गट इंजर होगी, उसके नतीजे में कोलोस्टमी बन गई, या पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन, तो चलो एनेस्थीसिया वाले करेंगे, हम अपने स्पेशलिटी तक रहते हैं, या फिर कोई ब्लैडर डैमेज, या जैसे एंडोमेट्रोसिस से रिलेटेड होता है, उसमें गट और ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो वो एक सिंगल आपका रिपोर्ट हो गया। या कोई आईयूडी होगी हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट की, या कोई स्टिल बर्थ होगी, वो भी उसकी एक बड़ी ब्राइट एग्जांपल है, या कोई 4 एफगार स्कोर के साथ बच्चा डिलीवर हुआ और जो बाद में नर्सरी में नहीं सर्वाइव कर सका। ये दिस ऑल आर सिग्निफिकेंट इवेंट ऑडिट, ये सिंगल इवेंट ऑडिट या सिग्निफिकेंट इवेंट ऑडिट होता है। अब इसमें जो बेसिकली जो फर्क होता है, हमने इसमें अब अगर कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक को देखा हो, जब वो कभी एयर क्रैश इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप ये देखो कि वो हर मिनट के बाद 8:10 पे ये हुआ, 8:15 पे ये हुआ, 8:20 पे ये हुआ, टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप एनालिसिस, यानी उसमें हर एक स्टेप पे पेशेंट कब से एडमिट हुआ, किस प्रॉब्लम के साथ एडमिट हुआ, किसने उसको केटर किया, क्या ट्रीटमेंट उसको मिली, क्या उसकी मॉनिटरिंग चली, फिर उसके बाद जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसमें क्या वो लेबर में थी, नहीं लेबर में थी, हमने मॉनिटरिंग अपने हिसाब से चलाई या ना चलाई। और इसमें पेशेंट का फीडबैक डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इंटरव्यू द पेशेंट एंड हर अटेंडेंट्स एज वेल इन सिग्निफिकेंट इवेंट ऑडिट, क्योंकि बाज दफा पेशेंट की अपनी स्टेटमेंट और जो क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल स्टाफ होता है उसकी रिपोर्टिंग में बहुत फर्क होता है, तो वो हमने उसका डिफरेंस वो भी देखना होता है कि उसमें ये डिफरेंस क्यों है। तो इसमें अगर हम ये देखें तो ये सिंगल ये इवेंट होने के बाद होता है, और हम इसमें लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, यानी जो प्रॉब्लम हो गया उसमें हमारा कहाँ पे कसूर था, हमने अपना फॉल्ट आइडेंटिफाई करना होता है। और ये सिंगल इवेंट ऑडिट में बेसिकली जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है वो ये कि जब ये ऑडिट किया जाता है तो इसमें अ पर्सन, इसमें ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ और क्या वो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम था या सिस्टम प्रॉब्लम था। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास स्टाफ इतना कम था कि उसके फीटल हार्ट रेट टाइम पे नहीं सुने जा सके, या स्टाफ इतना अनट्रेन्ड था कि वो उसको फीटल हार्ट सुनने नहीं आई, या किसी जूनियर स्टाफ ने उसको ओवरलुक कर दिया, उसकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं की, तो वो आपने सिस्टम एरर को देखना है। इसमें ब्लेम गेम से हट के हमें देखना होता है। फिर हमने ये देखना होता है कि कंपेयर करना है कि व्हाट शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम चेंजेस लाते हैं। अब इसमें मेजर फर्क ये है कि हम ये देखते हैं कि ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो व्हाट शुड हैपन, यानी क्या चीज है जो होनी चाहिए, और इसमें क्या चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, और इसमें ये कि क्या चीज है जो होनी चाहिए थी। तो एक डिफरेंस जो है वो क्लिनिकल ऑडिट जो ग्रुप ऑफ पेशेंट पे था, और सिग्निफिकेंट इवेंट ऑडिट जो कि एक सिंगल इंसिडेंट पे था। तो ये हमने देखना होता है। अब हम एक एग्जांपल को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जांपल जो है वो एक रफ सी एग्जांपल है, इससे मिलती जुलती भी आपको आ सकती है। अच्छा, इसमें सपोज एक पेशेंट रिपोर्ट होता है, 55 years obese lady collapses on 7 post-operative day after total abdominal hysterectomy, CPR and all resuscitative efforts failed, resulting in death of the patient. So you are asked to conduct the clinical audit of that and what components you will cover. तो इसमें जो हम शुरू करेंगे अब what happens के साथ, ठीक है।
व्हाट हैपेंड, मतलब ये जो सिंगल इवेंट ऑडिट है ना, उसमें ये कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, उससे हम शुरू करते हैं। तो इसमें एस्टेब्लिश अ डिटेल्ड अकाउंटिंग ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस एंड एविडेंसेस। ये सारा जो इंटरव्यू करना है, आपने पेपर्स को रिव्यू करना है, एक एक पेज, एक एक सेंटेंस आप इसमें देखते हो। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट फॉर द फैमिली एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यानी ये वो सारा जो उसके जो भी उनके ग्रीवियंसेस थी और जो सारा वो भी आपने उसको लुक आफ्टर करना है। Carefully review all record and the findings to understand the reason for failure to achieve the standard care. ये वही सारी चीज है कि data review. Why did it happen? Critically establish the main and underlying reasons that contributed to the patient's death. ये वो चीज है जो फिर आप अपने ऑडिट में लिखोगे, क्योंकि आपको एक सिनेरियो दिया गया, आपको एक प्रॉब्लम दिया गया, फिर आपने उसका ऑडिट करना है। और उस ऑडिट में चूंकि आपके पास ना तो पेशेंट है इस वक्त, ना आपके पास अटेंडेंट्स है, ना आपके पास दूसरा क्लिनिकल स्टाफ है, ना आपके पास पेशेंट के का रिकॉर्ड है। सो यू विल जनरली मेंशन कि उसमें बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं टू कंडक्ट क्लिनिकल ऑडिट वो क्या होने चाहिए। आपने एक उसमें बेसिकली फ्रेमवर्क आपने बताना होगा। तो critically establish the main and underlying reason that contributed to the patient's death. Don't focus on the superficial causes. Find out system and organizational and which may be the contributing to this event. अब इसमें अगर हम एक बंदे को पकड़ के तो उसको डांटना शुरू कर दें, उसको ब्लेम करना शुरू कर दें, उसको हरास करना शुरू कर दें, that is neither the solution nor the cause. उसमें जो है वो हमने ये देखना है आखिर अगर उस एक बंदे की जो ड्यूटी थी उसने अगर फीटल हार्ट नहीं सुने, या उसमें जो उसका बाकी रिस्क था, सपोज ये हाइपरटेंसिव पेशेंट थी, हाइपरटेंशन की एक स्पाइक आई, उसने नहीं आइडेंटिफाई की, फीटल मूवमेंट उसकी कम थी लेकिन उसने नोट नहीं किया, क्योंकि बाज दफा राउंड करते हुए पेशेंट से पूछ लिया जाता है कि बस ठीक हो या नहीं ठीक। पेशेंट का फिजिकल टच बहुत जरूरी होता है। बाज दफा पेशेंट की अपनी इंटरप्रिटेशन और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत फर्क होता है। पेशेंट कहता है नहीं मुझे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही, आप जब चेक करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं जो पेशेंट को खुद फील नहीं हो रही होती। तो ये वाली चीजें हैं, तो वो आप देखोगे। तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि अगर इस इंडिविजुअल स्टाफ मेंबर ने अगर अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की तो उसकी क्या वजह थी। तो उसमें लैक ऑफ ट्रेनिंग भी हो सकता है, उसमें हो सकता है वो बहुत जूनियर स्टाफ है जिसको पता ही नहीं कि इसमें कितने आवरली वो करना है। सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। फिर why the standard of the care was not met। अगर हमने ये आइडेंटिफाई किया हुआ है हाई रिस्क प्रेगनेंसी एडमिटेड है, हाइपरटेंसिव पेशेंट थी, उसमें जो है वो हमने अगर नहीं किया तो ये अब हमें एग्जांपल इसके, ये तो एक एक्स्ट्रा एग्जांपल थी, लेकिन अगर हम अपनी ओरिजिनल एग्जांपल को लें जो हमारा क्वेश्चन था, तो इसमें डेफिनेटली वो आ जाता है। एक मिनट जरा मैं जरूरी फोन सुन। जी नाज़िया, जी नाज़िया बताओ। हाँ जी हाँ जी। वियश, हाँ ठीक है, वो ठीक है ठीक है। हाँ वो उसका करवाओ, और एक एक मेहमत में भी है, वो कल आएगी। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। चलो मैं फिर बाद में बात करती हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, उससे रिलेटेड। अच्छा, तो जो हमारी अपनी एग्जांपल थी, एक जो हमारा केस सिनेरियो था बेसिकली कि पेशेंट डाइड ऑन द 7th पोस्ट ऑपरेटिव डे। ओबीज पेशेंट थी, ओल्ड एज पेशेंट थी, उसकी एक लंबी सर्जरी हुई। तो उसमें पेशेंट को अगर कोलैप्स किया, क्या ऐसा था, उसकी मॉनिटरिंग में बहुत सारी चीजें हैं, क्या हमने उसको थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस दिया, उसकी जो मॉनिटरिंग चल रही थी वो क्यों नहीं चल रही, वो सारा तो हमने रिकॉर्ड से देख ही लिया। लेकिन हमने ये देखना है कि अगर उसको क्योंकि मेन रीजन तो इसमें पल्मरी एम्बोलिज्म से ही बनता है, क्या अगर कोई उसको कंप्लेंट थी लेग पेन की या कोई डीवीटी वाला इशू था, तो व्हाई इट वाज नॉट एड्रेस्ड एट टाइम, व्हाइल द मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेशन, क्या उसमें बाकी जो कंसल्टेशन है वो हमने नहीं उसमें दी। और ये सारी चीजें हैं जो हमने उसमें देखना होगा रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट।
आर देयर अनफ रिसोर्सेज टू डिलीवर केयर? ये हमारा सिस्टम एरर हो जाएगा कि क्या हमारे पास, अगर हमारे पास पेशेंट था ऐसा जो जिसको फर्ज किया इसी पेशेंट का हम लेते हैं कि लेग स्वेलिंग थी, या उसको उसके अटेंडेंट्स बताते हैं कि उसको टांग में भी दर्द थी, या उसको चलने में मुश्किल होती थी, या उसका सांस 2-3 दिन से फूल रहा था, तो क्या ये किसी ने आइडेंटिफाई किया, और क्या इसके लिए कोई मेडिकल कंसल्टेशन हुई या ना हुई, ये सारी चीजें, और क्या वो विद इन द विसिनिटी अवेलेबल चीजें थी या नहीं थी। फिर दूसरी चीज ये कि पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। अब पेशेंट का जो कोलैप्स होता है वो एक पूरी जो है वो एक, उसमें रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, और ये जो क्रैश कार्ड्स होते हैं टू मैनेज विद द कोलैप्स ऑफ द पेशेंट शुड बी अवेलेबल इन ईच एंड एवरी वार्ड। आपको नहीं पता होता, ये सिर्फ इमरजेंसी के केसेस नहीं होते, आपको नहीं पता होता कि आपका कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कब कोलैप्स कर जाए। अगरचे हाई रिस्क पेशेंट्स की आइडेंटिफिकेशन एक अच्छे सेटअप में हो जाती है और उससे रिलेटेड सारी मैनेजमेंट आप प्री हैंड शुरू कर लेते हैं, बट स्टिल इफ सच अ बैड इवेंट एडवर्स इवेंट अगर हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो फिर उसमें इमीडिएटली उसको केयर देने के लिए, एक कोलैप्स पेशेंट को मैनेज करने के लिए जो उसकी रिससिटेशन है, क्या हमारे पास उसका पूरा सिस्टम था या नहीं था, including the human resource and including the infrastructure and including all the drugs available. यही वजह है कि जो आपकी क्रैश कार्ड्स होते हैं, जो आपकी इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, दैट आर टू बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपने उनकी एक्सपायरी देखनी होती है। ये भी चीजें आप इस पेशेंट के उसमें ऑडिट में लेके आओगे। व्हाट आर द डिपार्टमेंटल पॉलिसीज? क्या आपने कोई ऐसा डिस्प्ले की हुई है गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स के जिसमें अगर मैटरनल पेशेंट अगर हाई रिस्क है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, तो उसमें थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस के प्रोटोकॉल, या फिर अगर ये कोलैप्स हो जाता है पेशेंट का, तो फिर उसमें प्रोटोकॉल हाउ यू हैव टू प्रोसीड ऑन। सपोज वहां पे एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट है, एक प्रोटोकॉल आपके ऐसे होने चाहिए फ्लो चार्ट की सूरत में कि अगर एक हाउस ऑफिसर भी उस वक्त वार्ड में मौजूद हो तो उसको पता हो कि उसने अब क्या क्या करना है, कि अगर ये प्रॉब्लम होता है तो वो फ्लो चार्ट को देख के कि अब मैंने ये करना है बाय द टाइम हेल्प अराइव्स। क्योंकि जो कोलैप्स पेशेंट है उसमें बहुत तेजी के साथ अपने चीजों को मैनेज करना होता है, और जिसमें कॉल फॉर हेल्प तो पहली चीज है, और उसके साथ ही साथ जो बंदा उस वक्त मौजूद है, जो स्टाफ मेंबर मौजूद है, दे हैव टू प्रोसीड विद द procedure according to those guidelines which have been pasted in the wards, या post operative ward में तो खास तौर पे। Is the staff well trained to deal with post operative emergencies in the patient's collapse? बहुत बड़ा सवाल है ये कि क्या इवन इसमें ये भी है कि आपका जो भी नया स्टाफ रिक्रूट होता है, आप उसको BLS की चीजें तो जरूर बता दें, आप उसको CPR की चीजें तो जरूर बता दें। एवरी डॉक्टर शुड बी ट्रेन्ड इन BLS। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो सारी जो है मैनेजमेंट स्टेप्स हैं वो उसमें उनको पता होने चाहिए, ताकि whosoever is present at that time तो उसको पता हो कि मैंने नंबर 1 पे क्या करना है, नंबर 2 पे क्या करना है, नंबर 3 पे क्या करना है, ये सारा कुछ उसको पता हो। फिर what has been learned, अब आपने इस सारे ऑडिट के बाद आपने क्या नतीजा अखज़ किया। What should not happen, ये एक सिंगल इवेंट ऑडिट था कि इसमें जो है वो रिफ्लेक्शन और लर्निंग जो है वो शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बोथ एट इंडिविजुअल लेवल एंड अ टीम लेवल। इसका मतलब ये है कि जो नतीजा आपने अखज़ किया, एक अच्छे सेटअप में हमेशा मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी मीटिंग्स भी होती हैं। उन मीटिंग्स का मतलब यही होता है लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, और लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए आप फर्स्ट किया ऑप्स गायनी का एक पेशेंट है तो आप उसको बाकी भी तो आप बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर कर रहे होते हो। दे गिव देयर इनपुट्स के इसमें ये था तो इसमें ये होना चाहिए था, आप उससे लर्न कर रहे होते हो, उनके एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे होते हो, और आपका जो एडवर्स इंसिडेंट था उससे दूसरों ने लर्न किया। सो दिस इज म्यूचुअल लर्निंग। तो इसमें आपने इंट्रा डिपार्टमेंटल लर्निंग को भी एनहांस किया और इंटर डिपार्टमेंटल लर्निंग को भी एनहांस किया। तो इसमें जो है वो फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं कि इस सारे इंसिडेंट के बाद आपने जो सबक सीखा
वो ये सीखा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं लगा हुआ था, जो उस वक्त डॉक्टर फर्ज किया जो राउंड कर रहा था, या उस वक्त जो स्टाफ नर्स राउंड कर रही थी और उसके सामने एक पेशेंट कोलैप्स कर गया, तो उसको पता ही नहीं था कि अब उसने क्या करना है सिवाय शोर मचाने के। तो जाहिर है डॉक्टर को आते आते कम से कम भी 2-3 मिनट तो लगेंगे। सो दोस इनिशियल मिनट्स आर वेरी वाइटल। तो उसमें इमीडिएटली क्या है, हर इमरजेंसी ट्रे अवेलेबल थी या नहीं थी, उसमें अगर चीजें कम थी, एम्बो बैगिंग नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, ये सेंट्रल ऑक्सीजन नहीं थी, वो क्यों नहीं थी, ये होनी चाहिए। और फिर उससे रिलेटेड अगर एसओपीस नहीं है या गाइडलाइंस नहीं है या फ्लो चार्ट्स नहीं है कि हाउ टू डील विद द कोलैप्स पेशेंट, तो वो अब लग जाने चाहिए। फिर आप इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करोगे इन सारी चेंजेस को, और फिर आपने इसको स्टाफ की ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम करनी है। सो दिस विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये क्लिनिकल ऑडिट से साबित हुआ, ये बेसिकली अब इसी में आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द, आखिर में आफ्टर डूइंग द क्लिनिकल ऑडिट, के इसमें क्लिनिकल गवर्नेंस इश्यूज क्या थे। तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं था तो इसका मतलब है ये हॉस्पिटल फेलियर है, सर्विस फेलियर है। तो इसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्शन फिर होगा कि इसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, या अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कम है तो फिर आपने, ये भी एक एडमिन को इन्फॉर्म करने वाली बात है कि ह्यूमन रिसोर्स ही कम था। स्टाफ नर्स राउंड कर रही थी तो उसमें डॉक्टर जो है वो उस वक्त थिएटर में बिजी था, देयर वाज नो वन एल्स इन द प्रेमिसेस जो कि इमीडिएटली हेल्प को पहुंचता। तो भी ये जो मैन पावर मैनेजमेंट है ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो ये सारी चीजें, या फिर इसमें एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग कंपोनेंट पे प्रॉब्लम था। तो इसलिए जो है ये फिर आपने क्लिनिकल गवर्नेंस इश्यूज को आइडेंटिफाई किया और ये फिर आपने नोटिफाई किया, ताकि जो आपके क्लिनिकल डायरेक्टर्स हैं उन आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, उनको मैनेज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला फिर ये ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाता है कि हमने क्लिनिकल ऑडिट और गवर्नेंस को कैसे एड्रेस करना है। काफी हमने एट लेंथ डिस्कशन कर ली है। अब किसी की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है तो दे कैन आस्क द क्वेश्चंस, फिर हम इसको वाइंड अप करें। जी, अभी तक सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इसमें आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों का एक सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को मैं बेहतर कर सकूं और ये समझा सकूं कि इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है और इसमें बेसिकली फर्क क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका सवाल हो, कोई अभी आपका वो है उसमें मसला है, तो फिर आप बता दीजिए। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम एग्जाम में हमें जैसे एग्जाम्पल के साथ आया हुआ था इंडक्शन ऑफ लीवर को, आप जो है एक हॉस्पिटल है उसमें आपने ऑडिट करना है, और हाँ, फिर मैडम कुछ हमें उसके रिजल्ट्स जैसे दिए हुए थे कि इसकी लैप्सेस रिजल्ट ये था, तो अब आप बताएं लैप्सेस नहीं कहाँ थे। उसमें प्रॉब्लम क्या था, हॉस्पिटल ऑडिट करना है। ये देखो ये फिर गवर्नेंस से रिलेटेड ऑडिट हो जाएगा। अगर ये पूरा हॉस्पिटल ऑडिट है ना, देखो जो आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है ना, जी मैम। आईएसओ सर्टिफिकेशन में आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर उस हॉस्पिटल ने अपने आप को चलाना होता है। और ये जो आईएसओ सर्टिफिकेशन वाले होते हैं ये फिर टाइम टू टाइम अपना रिव्यू भी कर रहे होते हैं कि आर एवरीथिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू दोज मिनिमम स्टैंडर्ड्स या नहीं। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस, क्लिनिकल गवर्नेंस। लेकिन अब हॉस्पिटल ऑडिट में जो है वो क्लिनिकल गवर्नेंस वाली चीजें आ जाएंगी। इसमें वो सारे कंपोनेंट्स होंगे जो हमने 7 कंपोनेंट्स पूरे एट लेंथ डिस्कस किए, फिर आप उनके सारी चीजों को बताओगे कि इसमें मैंने ये एजुकेशन ट्रेनिंग का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसमें जो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो है, इंफॉर्मेशन है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा रिकॉर्ड है, इसमें कंप्यूटर सारा वो होता है। फिर उसमें जो पेशेंट्स का फीडबैक भी जरूर होना चाहिए। फिर उसमें क्या इंसिडेंट रिपोर्टिंग का कोई सिस्टम है या नहीं है, और इंसिडेंट एनालिसिस का कोई सिस्टम है या नहीं है। ये सारी चीजें जो हमने साथ के साथ डिस्कस की, ये सारा फिर उसमें आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन सिर्फ हॉस्पिटल ऑडिट से रिलेटेड था तो। अदरवाइज हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी 2-3 एग्जाम्पल के साथ भी देखा कि एक सिंगल एग्जाम्पल भी और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की एग्जाम्पल भी। इसमें जैसे कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं कि हमें
आउटडोर में बैठ के हमें घंटे घंटे इंतजार करना पड़ता है कि हमारी बारी नहीं आती, या इमरजेंसी में जो आते हैं पेशेंट्स वो जाके कंप्लेन कर देते हैं कि हमें आए हुआ 1 घंटा हो गया, हमें किसी ने देखा नहीं है। तो इसीलिए आप हमेशा इमरजेंसी जहां पे भी होती है, इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं, आप एक ट्रियाज डेवलप करते हो। ट्रियाज का मतलब होता है कि कौन से पेशेंट है जो इमीडिएटली देखने की जरूरत है, बिकॉज इफ यू रिसीव 10 patients at time या 20 patients at time, it is humanly not possible to see all those 20 patients at one time if there are 2 or 3 doctors available at that time. तो उसमें फिर आपने एक प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि कौन सा मरीज है जिसको मैंने अभी देखना है, कौन सा मरीज है जो आधे घंटे में दे जा सकता है, कौन सा मरीज है जिसको हम थोड़ा सा डिले करके एक घंटे में भी हम देख सकते हैं। तो क्या आपका ऐसा सिस्टम है? अगर हम ये इसी से रिलेटेड ले लें कि पेशेंट का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा था, तो उसमें इस तरह से फिर आपने हॉस्पिटल ऑडिट, अगर ऐसा है कि आपने फलाने हॉस्पिटल को ऑडिट करना है तो आप क्या करेंगे, तो वो तो फिर क्लिनिकल गवर्नेंस है। ठीक है, ऑडिट ठीक है, नाम लफ्ज ऑडिट का हो गया, लेकिन ऑडिट जो है उसमें ऑडिट का मतलब यही होता है कि आपने एनालाइज करना है। हॉस्पिटल ऑडिट जो है इसमें ये बेसिकली बार दफा ऑडिट को मिसनोमर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि मतलब उसका एक्चुअली नहीं होता। इसमें अगर आप कभी एग्जाम्पल्स भी पढ़ो बुक्स में भी, तो उसमें इन ट्रू रियलिटी गवर्नेंस को एड्रेस नहीं किया होता। इवन जो क्लिनिकल गवर्नेंस के क्वेश्चंस होते भी हैं उसमें भी क्लिनिकल गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट्स को कवर नहीं इतना किया होता, उसमें ज्यादातर वो ऑडिट को ही लेके चलते हैं, क्योंकि मैनी अ टाइम्स clinical audit or clinical governance को are taken as one and the same thing, while it is not, practically it is not. तो इसलिए जो है इसमें ऑडिट के साथ आप इसको ये कह सकते हैं कि इसमें एनालिसिस ऑफ द ऑल द सर्विसेज जो कि हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट की, हमने ये सारी सर्विसेज को एनालाइज करना है, एंड एट द सेम टाइम एनालाइजिंग द other secondary factors which affect the adequate delivery of the patient care. यानी आप पेशेंट केयर, पेशेंट कितने कुछ सेटिस्फाइड है, कोई यहाँ पे जो है वो पेशेंट से रिलेटेड कोई मिसमैनेजमेंट या कॉम्प्लिकेशन तो रिपोर्ट नहीं हुई, और उससे रिलेटेड वो सारे फैक्टर जो उस पेशेंट की हेल्थ केयर डिलीवरी को इफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे फिर इसमें आ जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं थी, लेकिन वेयर यू फाइंड द डिफिकल्टी, हम आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कि इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था वो हॉस्पिटल ऑडिट था या उसका कोई वो था, क्योंकि दोनों तरीकों से आ सकता है। जी डिपार्टमेंट का ही था, एक डिपार्टमेंट की आपने वो डिस्कस करना है कि इंडक्शन ऑफ ठीक है। लेबर का कितना सक्सेस रेट था। और मैम दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैम एग्जाम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिनका हम ऑडिट उसकी प्रैक्टिस कर लें एग्जाम्पल्स के साथ, या देखो हमें ना ओवरऑल ही इसमें कॉन्सेप्ट? ये वही मैं बता रही हूँ ना कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमने भी टाइम टू टाइम किए भी। गाइनी ऑप्स के वाले से हम देखें, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, जो सिंगल इंसिडेंट है वो तो कुछ भी हो सकता है, आईयूडी भी हो सकती है, शोल्डर डिस्टोशिया भी हो सकता है, अर्ली नियोनेटल डेथ भी हो सकती है, इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, लेकिन पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल, इन्फेक्शन रेट ज्यादा, आपका सिजेरियन रेट ज्यादा, पेशेंट का वेटिंग टाइम ज्यादा, ये सारी चीजें हैं जो, या फिर पेशेंट को एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, पेशेंट कहता है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि ऑडिट में आ सकती हैं। लेकिन somehow you have to incorporate the other issues apart from the clinical audit itself. आपने इसमें जैसे डिपार्टमेंट का ऑडिट था कि इंडक्शन ऑफ लेबर आप करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, हर पेशेंट की इंडक्शन ऑफ लेबर कर देते हैं, उनमें कितना सक्सेस रेट था, तो वो आपने वो तो बेसिकली एक ये समझो एनालिसिस हो गया, ये तो एनालिसिस है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मजीद बेहतर भी किया जा सकता था कि इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर हुई, उसका सक्सेस रेट आपने देखना है, तो इसमें ऑडिट आप क्या करोगे, आप क्या देखना चाहते हैं कि सक्सेस रेट इसमें कितना है, दैट इज बेसिकली एक आप रिसर्च वाली चीज भी, एक छोटी सी मिनी रिसर्च कह सकते हो, या फिर उसमें रिव्यू ऑफ द केसेस है। तो ऑडिट है, आपने पूरा जायजा लेना है अच्छे और बुरे दोनों चीजों का, और ऑडिट ये भी होता है कि आपकी सारी चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही, और इसमें आप ये देखोगे कि कहीं आप अनड्यू इंडक्शन ऑफ लेबर तो नहीं करते। अगर फर्ज किया स्पॉन्टेनियस लेबर के साथ जो सक्सेसफुल लेबर है, इनरोल इस पेशेंट डेफिनेटली, क्योंकि
हाई रिस्क पेशेंट की जो लेबर है वो तो एक कंफाउंडिंग फैक्टर आ जाएगा, वेरिएबल फैक्टर आ जाएगा जो इफेक्ट कर सकते हैं मोड ऑफ डिलीवरी। तो लो रिस्क पेशेंट में अगर स्पॉन्टेनियस लेबर का सक्सेस रेट आपका है तकरीबन 80%, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वही लो रिस्क पेशेंट जो आपने इंडक्शन उनकी की ऑन द पेशेंट रिक्वेस्ट, या फिर इसमें ये है कि आप 39 वीक्स पे आपका प्रोटोकॉल है कि आप 39 वीक में इंडक्शन कर दें, तो उसमें क्या सक्सेस रेट 60% रह गया, तो ये आपका एक रिव्यू होगा, एक जायजा होगा। उस लिहाज से आप इसको ऑडिट में इसमें फिक्स कर सकते हो कि अगर ये इंडक्शन के बाद उसका सक्सेस रेट कम है एज कंपेयर टू दैट रिपोर्टेड विद स्पॉन्टेनियस लेबर, तो फिर इसका मतलब है आपकी इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो अनजस्टिफाइड है, दैट प्रैक्टिस नीड्स टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो वो फिर जो है उसमें ये चीजें आ जाएंगी। इसमें फिर चूंकि इंडक्शन ऑफ लेबर तो एक डिसीजन है, ये इसमें फिर इंडक्शन ऑफ लेबर के बाद जो है वो आपका मेथड ऑफ इंडक्शन क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हाई डोज यूज करते हो, या फिर उसके मेथड ऑफ इंडक्शन के साथ साथ आपकी जो बाकी उसमें फिर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को तो नहीं कहीं अर्ली इंटरवीन कर देते, तो वो वाली सारी चीजें हैं जो इसमें फिर अफेक्ट कर सकती हैं आउटकम आफ्टर इंडक्शन ऑफ लेबर। तो वो वेरिएबल फैक्टर भी आपने देखने होंगे कि क्या वो सारा मैनेजमेंट ऑफ लेबर एज फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर या मैनेजमेंट ऑफ लेबर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एज फॉर इंडक्शन इंड्यूस्ड लेबर, फर्क तो नहीं है। तो वो कंपेयर वाली चीज, इसमें कंपेयर वाली कंपैरिजन उसमें फिर आ जाएगा। और आप जो गाइडलाइन है वो क्या कहती हैं, इसमें गाइडलाइन को आपने जरूर लेके आना है, क्योंकि गाइडलाइन ये कहती हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर आप ऐसे ना करें, या इंडक्शन ऑफ लेबर हर हाल में 39 वीक्स में करें, और अगर आप अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन चल रहे हैं फिर तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन इंडक्शन ऑफ लेबर फर्स्ट किया गाइडलाइन, सपोज हम 1 मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं, कहती हैं कि ठीक है 39 वीक्स पे कर लो, लेकिन उसके बाद की मैनेजमेंट आपकी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं चल रही, तो आपने इनिशियल स्टेप तो गाइडलाइन के मुताबिक लिया, लेकिन बाद के स्टेप्स में आपने गाइडलाइन को बाईपास कर दिया। सो हियर इज द प्रॉब्लम। तो गाइडलाइन को आपने इनकॉर्पोरेट इस ऑडिट में जरूर करना है, ठीक है, ये वाला जरूर करना है। या आपका जो जैसे सिजेरियन सेक्शन रेट हाई है, तो उसमें आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ये उसमें इंडिकेशन से लेके उसके प्रोसीजर तक सारा सब के सब जो है वो उसमें करते हैं। फीटल डिस्ट्रेस पे अननेसेसरी सेक्शन हो जाते हैं, डिलेड या लेबर डिस्ट्रोशिया पे अननेसेसरी सेक्शंस हो जाते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके उस एनालिसिस में जो कि विच नीड्स टू बी मेंशन्ड, कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड हैपन, या सिंगल इवेंट में व्हाट शुड नॉट हैपन। बस ये है जिसके हिसाब से आपने सारी चीजें लाइन बाय लाइन आपने उस तरह से लिखनी होती हैं। और वर्बली अगर ये इंटरेक्टिव सेशन हो तो फिर आपने वर्बली इसको सारा डिस्कस करना होता है अपने एग्जामिनर के साथ। आई होप इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू। ठीक है, बस यहाँ पे फिर हम स्टॉप करते हैं। अब अगला जो हमारा एक मेरा ख्याल है जो मेरे हिसाब से एक लास्ट हमारा रह गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है टीचिंग स्टेशंस, जहाँ पे आपने टीचिंग करनी होती है। ठीक है, कोई आपने स्किल किसी को सिखानी है या कुछ और करना है, तो अगला फिर हम जो सैटरडे को हम कर लेंगे टीचिंग स्टेशन। इज इट ओके फॉर ऑल? यस मैम। सब एग्रीड है इस पे? यस मैम, ठीक है। ओके ओके।